तो एक बार कंफर्म करेंगे। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, जल्दी से कंफर्म करिए एक बार। तो आज हम लोग साइंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स को ख़त्म करने के बाद, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को ख़त्म करने के बाद अब हम आ चुके हैं साइंस के सब्जेक्ट्स पे। वेटेज की अगर मैं बात करूं, भाई स्पैम मत करो यार, ये क्या 100% डिस्काउंट कोड। चलो, तो जिस तरह से हम लोगों ने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ख़त्म किए, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स, अभी आते हैं साइंस के सब्जेक्ट्स पे। अब साइंस की बात ये है कि साइंस हमें पता है इज़ मेड अप ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, नेमली विच 3 सब्जेक्ट्स? फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब ये जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के सिर्फ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 47। समझ रहे हैं आप? यानी कि तीनों सब्जेक्ट्स मिला के, जिसमें कि फिज़िक्स से बायो से अगर मैं बात करूँ तो रफली कुछ 17 क्वेश्चंस हैं। मतलब कितने बचे? 30, राइट? 30 क्वेश्चंस बचे। उसमें से 2 क्वेश्चन सिर्फ केमिस्ट्री से हैं। आपने देखा होगा जो ई बुक आपको मिली है, एंड लेट मी टेल यू कि ई बुक सारे सब्जेक्ट्स, दैट इज़ जो तीनों सब्जेक्ट्स जिन्हों में पूछता है, दैट इज़ जीके, रीजनिंग एंड इंग्लिश, तीनों की आपको प्रोवाइड करवा दी जा चुकी है। परमार एकेडमी एप्लीकेशन पे जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं, तीनों आपको ई बुक्स मिलेंगी जहाँ पे पूरा सब्जेक्ट वाइज आपको सारा कुछ मिल जाएगा। सुधर नहीं रहा है टेक्स्ट बुक है, ऐसे सेल बढ़ाओगे क्यों? चलो भाई, देखो फिर शुरू हो गया ये तो मान ही नहीं रहा है। टेक्स्ट बुक ऑफर, ऐसे टेस्ट सीरीज बेचोगे? 3 बार ब्लॉक कर चुके हैं, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहा ये। क्यों टेक्स्ट बुक? थम जाओ बेटा, ऐसे टेस्ट सीरीज नहीं बेचते ज़बरदस्ती। चलो, तो राधा अष्टमी की शुभकामनाएं सर। आपको भी। आई हैड आस्क्ड यू समथिंग बट डिडंट रिप्लाई सर। चलो, तो स्टार्ट किया जाए साइंस के क्वेश्चन। हाँ, तो 17 क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के, 2 ही सिर्फ केमिस्ट्री के, एंड बाकी के जितने क्वेश्चन हैं वो फिज़िक्स के हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि वेटेज उतना ज़्यादा नहीं रहा है साइंस का। सेम गोज़ विद स्टैटिक जी के ऑल्सो, जितना पहले रहता था। जैसे साइंस का तो है कि अगर बोलें तो उतना भी ज़्यादा नहीं रहता था पहले। ठीक है, साइंस का ठीक है ऑलमोस्ट उतना ही है। फिर हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री का तो भयंकर ड्रॉप हुआ है, 2 क्वेश्चन ही हैं, तो इट इज़ अ भयंकर ड्रॉप। फिज़िक्स से कम क्वेश्चन पूछता तो फिज़िक्स से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, एंड स्टैटिक को थोड़ा सा बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था, अभी काफ़ी कम क्वेश्चन हो गए, जिनको कि हम कल देखेंगे। नहीं, कल नहीं देखेंगे, परसों देखेंगे, बिकॉज कल जो है आप में से काफ़ी लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए डिमांड कर रहे थे, जो यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम है आई थिंक 7 सितंबर को, 6 और 7 को आई थिंक। तो उसको लेके आप बोल रहे थे, तो कल हम उसका एक लेक्चर कर लेंगे। ठीक है, सीजल तो ऐसा तो है नहीं कि डेट्स आ गई हैं तो हमें बहुत स्पीड अप करना है, फासन करना है, बहुत तेज़ी करना है, ऐसा तो है नहीं। तो फिर हम परसों उसको कर लेंगे। ठीक है, जो स्टैटिक वाला है, एंड करंट अफेयर्स भी कर ही लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं विद द बायोलॉजी सेक्शन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैक्यूल्स? रिक्तिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, चलो क्लियर है। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? तो वैक्यूल्स होते क्या चीज़ है? रुक जाओ। वैक्यूल्स हमें पता है कि हर एक सेल में हमें देखने को मिलते हैं, और वैक्यूल्स आर जनरली लार्जर इन एनिमल सेल्स दैन इन प्लांट सेल्स। तो वैक्यूल्स जो होते हैं जनरली एनिमल सेल में बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल, ये बिल्कुल गलत है।
क्योंकि प्लांट सेल में ये बड़े होते हैं। प्लांट सेल में अब रफली मानो कि ये पूरा एक हो सकता है एक सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल हो जो रफली 90% तक सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके उसने रखा हो, यानी कि प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं। एंड प्लांट सेल में साथ ही परमानेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। ये बड़े तो होते ही हैं प्लस परमानेंट नेचर के होते हैं। एंड एनिमल सेल में अगर हम बात करें तो ये टेम्प्रेरी नेचर के होते हैं, ठीक है। टेम्प्रेरी मतलब जब ज़रूरत होती है तब आ जाते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। प्लांट सेल में परमानेंट होते हैं और बड़ा काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखते हैं। एनिमल सेल्स यूजुअली कंटेन स्मॉलर वैक्यूल्स कंपेयर टू प्लांट सेल्स। येस इट इज़ ट्रू, अभी देखा हमने। इन सम प्लांट सेल द सेंट्रल वैक्यूल, एक सेकेंड, ओके नॉट करेक्ट पूछा भाई, मुझे लगा 2C वाला भी सही है। अब देखा यहाँ पे आपने लापरवाही का नतीजा, 7 करोड़ नहीं मिलेंगे आपको फिर। तो नॉट अ करेक्ट पूछा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए, वही मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी तक जो हमने किए थे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी उसमें तो ऐसा कहीं नॉट नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट है, ठीक है। एनिमल सेल डू कंटेन अ स्मॉलर वैक्यूल्स कंपेयर टू प्लांट सेल। इन सम प्लांट सेल द सेंट्रल वैक्यूल कैन टेक अप मोस्ट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम, जैसा अभी मैंने बताया 90% तक सेल का वॉल्यूम ले सकता है। वैक्यूल्स सर्व एज स्टोरेज सैक्स फॉर बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड, ठीक है। वैक्यूल जो है प्लांट सेल में क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी एंड टर्बिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर द वाइट ब्लड सेल्स। WBCs का साइंटिफिक नेम क्या है। तो हमें पता है कि हमारी जो ब्लड होती है उसमें 3 तरह की मेन सेल्स होती हैं, एक तो RBCs दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स, WBCs दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स, एंड थर्ड काइंड ऑफ सेल्स आर प्लेटलेट्स। ओके अब अगर हम बात करें RBCs की तो इनको इराइथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, WBCs हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है, प्लेटलेट्स हैं आपकी थ्रोम्बोसाइट्स। ओके टाइम स्पैन, लाइफ स्पैन आपको इनको पता होना चाहिए। शेप क्या होता है, तो शेप अगर RBCs की अगर बात करेंगे तो बाई कॉन्केव डिस्क स्ट्रक्चर होता है, बाई कॉन्केव डिस्क शेप होता है। WBCs और प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो इर्रेगुलर शेप होता है। RBCs का जो लाइफ स्पैन होता है वो रफली 120 दिन का होता है। WBCs की अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो रफली 20 दिन का मान के चलो, और प्लेटलेट्स का उसका आधा कर दो, दैट इज़ रफली 10 डेज़ का इसका टाइम पीरियड होता है। अगर नंबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में RBCs होते हैं, देन प्लेटलेट्स होते हैं, एंड देन WBCs होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। इनके फंक्शन की अगर बात करेंगे तो फंक्शन ये होता है कि जो RBCs होती हैं इनका मेन काम होता है रेड ब्लड सेल्स का। रेड क्यों होती हैं, बिकॉज आयरन की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। हीम नाम का एक कंपाउंड होता है उसमें आयरन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसको रेड कलर मिलता है। अब ये जो RBCs हैं इनका जो मेन काम होता है दैट इज़ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है, दैट इज़ टू ट्रांसपोर्ट दी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का मेन काम होता है, RBCs का मेन रोल होता है रेड ब्लड सेल्स का। वहीं WBCs की अगर बात करेंगे तो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करती है, एंड बॉडी को हमें हार्मफुल जो केमिकल्स आते हैं, जो फॉरेन केमिकल्स आते हैं, ठीक है, उनसे फाइट करने में हेल्प करती हैं, यानी कि हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करती हैं WBCs। एंड प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो ये ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। किस में, ब्लड क्लॉटिंग, दैट इज़ जो खून का थक्का जमना होता है उसमें प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखना प्लेटलेट्स, याद आया भाई कि डेंगू वगैरह एकदम से सर्ज होगा, डेंगू मलेरिया इन सब का, क्योंकि यही टाइम होता है, बारिश हो चुकी है, ठीक है, पानी पड़ा हुआ है। अब पानी तो ज़्यादा बारिश होगी नहीं, अब धूप पड़ेगी, थ्राइव करेंगे जो मस्कीटोज़ हैं ये, ठीक है, जो रुका हुआ पानी है, पड़ा हुआ पानी है। और अभी आप देखेंगे अगले 2 महीने में कितने भयंकर केसेस देखने को मिलेंगे डेंगू के, ठीक है। मुझे भी हुआ था, मतलब अभी तो नहीं, हाल फिलहाल तो नहीं, लेकिन काफ़ी पहले जब हुआ था तो मुझे अक्टूबर मंथ में हुआ था, मुझे याद है, ठीक है। तो यही टाइम होता है, थोड़ा सा क्या है कि हीट वगैरह रखो, ओडोमॉस, फुल कपड़े, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो, ठीक है। गर्मी तो थोड़ा सा ऑप्रेसिव हीट, अक्टूबर हीट जिसको हम पढ़ते हैं, नहीं, जब मानसून का रिट्रीवल होता है तो सनलाइट पूरी पड़ती है क्योंकि पानी पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑप्रेसिव हीट होगी, एंड उसके से चिपचिपी टाइप गर्मी होगी। बट फिर भी फुल स्लीव्स कोशिश करिए, खासकर पैर में ज़्यादा काटते हैं ये, पैर में, तो लोअर वगैरह पहन के रखा करो। मैं खुद लोअर पहने अभी नहीं हुआ हो लेकिन ज्ञान तो मैं पूरा दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास है काला हेट, ठीक है। द सेल यूजेज इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन टू मैनेज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स दिस आइडिया। कोशिका अपनी जटिलता को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त आंतरिक विभाजन का उपयोग करती है, निम्नलिखित में से कौन सा इस विचार को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। करिए जरा क्वेश्चन को जल्दी से।
फीवर रॉक्स लगता है लेकिन डेंगू नहीं। ओसेंट का लाया ले यूज रहता है उसको, मतलब क्या ओसेंट? चलो भाई, हाँ तो क्या सही आंसर होगा? द सेल्स यूज इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन टू मैनेज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी विच द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स दिस आइडिया। इसका मतलब क्या है इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन का? कि जैसे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, हर कंपार्टमेंट का अपना अपना काम होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स काम है, ये कॉम्प्लेक्स किस तरह से है, इस तरह से सॉल्व हो जाता है कि जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब अपना 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 काम करते रहते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फूड बनाता है जिसमें कि रफ वाला प्रोटीन बनाता है, स्मूथ वाला फैट्स एंड लिपिड का सिंथेसिस करता है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसके ट्रांसपोर्ट कर देता है टू गोल्गी अपरेटस, वो उसकी पैकेजिंग डिस्पैचिंग करके दे देता है। वैक्यूल्स, अभी हमने उसका फंक्शन देखा, रिजिडिटी प्रोवाइड करना है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जरा बताइए, ठीक है। देन अगर बात करें तो राइबोसोम वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। लाइसोसोम सुसाइड बैग ऑफ द सेल होते हैं जो क्या करते हैं, अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम के थ्रू सेल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं अगर कुछ सेल का फंक्शन परफॉर्म ना हो रहा हो ढंग से। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये बनता कहाँ पे है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, और लाइसोसोम खुद गोल्गी अपैरेटस में जाके बनता है, ठीक है। तो हर एक पर्टिकुलर चीज़ का अलग अलग फंक्शन होता है, हर एक सेल के ऑर्गेनली का अलग अलग फंक्शन होता है। ऑर्गेनली इन यूकैरियोटिक सेल फ्लोट फ्रीली विदाउट एनी स्पेसिफिक रोल, उनका कोई रोल होता ही नहीं है, एनी एक्सट्रीम कीवर्ड। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूज मल्टीपल मेम्ब्रेन्स टू आइसोलेट सेल एक्टिविटीज, नो दे डू नॉट हैव मल्टीपल मेम्ब्रेन्स प्रोकैरियोटिक। अभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है, लेट मी टेल यू फर्स्ट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है प्रोकैरियोटिक राइट साइड में जो नीचे है, और ऊपर है यूकैरियोटिक। अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि जो प्रोकैरियोट है ये प्रो है मतलब ये जो सेल हैं, जो भी ये प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनकी सेल प्रोकैरियोटिक सेल होती है, वो बहुत डेवलप नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है। मतलब इसमें ये होता है कि इसमें ना तो न्यूक्लियस होगा, दैट इज़ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन एब्सेंट होगा, एंड बहुत सारे सेल ऑर्गेनली, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनली नहीं होंगे एक्सेप्ट फ्यू। जैसे एग्जाम्पल, जैसे क्या कॉमन होता है, तो राइबोसोम इज अ कॉमन थिंग बिटवीन यू एंड प्रोकैरियोट, ओके। एंड और क्या कॉमन होगा, सेल मेम्ब्रेन कॉमन होगी, और क्या कॉमन होगा, साइटोप्लाज्म कॉमन होगा, ये चीज़ें कॉमन होती है। बाकी अगर आप न्यूक्लियस देखो तो यूकैरियोट में पूरा क्लियर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे नहीं है। एंड द अनडिफाइंड या वीकली डिफाइंड जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ओके। यूकैरियोट, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस है, बट प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज सेल मेम्ब्रेन कॉमन है, राइबोसोम कॉमन है, साइटोप्लाज्म आपको कॉमन देखने को मिलेगा। फ्लैगुलम क्या होता है, फ्लैगुलम इज अ काइंड ऑफ अपेंडेज, जो इनको मूव करने में हेल्प करती है। फ्लैगुलम जैसे सीलिया होता है, पैरामीशियम में सीलिया होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दैट सेपरेट डिफरेंट फंक्शंस, यस सही है कि यूकैरियोटिक जो सेल होता है ट्रू न्यूक्लियस होता है, और सारे सेल ऑर्गेनली होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक कंपनी में हर कोई है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंटेंट क्रिएटर है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, तो जैसे मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है पीपीटी बनाता कोई और हो, ठीक है, हो सकता है कि वीडियो को एडिट कोई और करता हो सकता है, करता ही है, ठीक है। तो वीडियो कोई एडिट करने वाला है, फिर उसमें मतलब मेरे यहाँ तो नहीं लेकिन होता है कई सारी कंपनीज में एसईओ होता है, ठीक है। एसईओ दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले लोग होते हैं, वो अपना एसईओ वगैरह देखते हैं कि भाई क्या कीवर्ड, क्या टैग, क्या डिस्क्रिप्शन, क्या टाइटल डालना है कि वीडियो को रीच ज़्यादा मिले, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरा सर्च करोगे जीके, मतलब कई मतलब मुझसे बोलते रहते हैं टीम मेंबर्स कि सर हमारा वीडियो सर्च में क्यों नहीं आता है, बाकी लोग कम व्यूज़ में भी क्यों आ जाता है, तो उसका सिंपल एसईओ होता है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लोग होते हैं, तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज हो जाती है। तो सेम इज इन दी यूकैरियोटिक सेल। विच द फॉलोइंग इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्जेस, फाइलम पॉलीफेरा जो होता है उसकी एक अनूठी विशेषता क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ रखा है मेरे से तो बहुत आसान है, ठीक है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था यार, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये डिफ़िकल्ट है ये,
बस थोड़ा पढ़ना था। अब तुम सीधा सीधा, हाँ पीआर टीम भी होती है जो कि आपका प्रचार करती है, पीआर से प्रचार, जो कि अगेन नहीं है हमारे पास। ठीक है, बोलते रहते हैं कि सर पीआर टीम क्योंकि वो पीआर टीम क्या होती है, पीआर टीम जो है आप कहीं भी जाएंगे कुछ भी करेंगे तो आपकी तुरंत रील बनाएगी, पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएगी एंड मज़ा आ जाएंगे आपको एकदम। ठीक है, वो कमेंट इधर उधर करेगा। ठीक है, जैसे अभी वो एक कर रहा था ना कि 100% इतना वो कोड ले लो, ये ले लो, वो लो, तो काइंड ऑफ वही सेल्स टीम होती है। हाँ, सेल्स टीम अलग होती है, पीआर टीम अलग होती है। पीआर आपका प्रचार करेगी, सेल जो है आपके कोर्स सोर्स को बिकवाती है ठीक है, कि भाई ये वाला ऑफ़र अब लगाना चाहिए तो कोर्स बिकेगा, ये वाला ऑफ़र लगाना चाहिए तो कोर्स बिकेगा भी। ठीक है, कोर्स में सेल बढ़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पंजेस। तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लंबाडी मेथड लगा रहा है, देखो। चलो भाई, सर न्यू बैच कब आता है? न्यू बैच ऐसा तो नहीं है कि कब आता है लंबा शर्मा जी बेटा सुधर जाओ। चलो, तो न्यू बैच कब आता है, ऐसा कोई रीति का रिवाज नहीं है कि आता है। आएगा अभी मिड ऑफ सितंबर में, जब सीजल हो जाता है ख़त्म। लेकिन इस बार तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है सीजल स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो ख़त्म कहाँ से होगा। तो लेकिन अब इतना तो वेट कर नहीं पाऊँगा। ठीक है क्योंकि साल में एक बैच आता है, उसी से रोजी रोटी चलती है भाई तो ज़्यादा इंतज़ार अब कर नहीं पाऊँगा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्जेस, फाइलम पॉरीफेरा। तो फाइलम पॉरीफेरा की एक अनूठी विशेषता क्या है? बहुत आसान है भाई, पोर्स होते हैं और पोर्स से पूरा वाटर कैनाल सिस्टम डेवलप होता है। सिंपल, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई ये। रेडियल सिमेट्री एंड प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में रेडियल नहीं, कौनो सिमेट्री नहीं होती है, ए सिमेट्रिकल होता है ये। ठीक है, याद है, सब पढ़ा चुका हूँ, तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि यहाँ पे मैं डिटेल में वो करूँगा, क्योंकि सब देख चुके हैं कि पॉरीफेरा जो होते हैं इसमें पोर्स होते हैं, दैट इज स्पॉन्जेस होते हैं, तो पूरा वाटर कैनाल सिस्टम डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यू स्पॉन्जिया, ठीक है, यूप्लेक्टेला, साइकन। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स। एसिमेट्रिकल होता है, तो सिमेट्री में हम इस तरह से पढ़ते हैं, वो सब याद है ना तुमको, पी सी स्क्वायर, पी ए क्यूब, कि सब भूल गए, एम ई एच, एम ई सी। इसमें एसिमेट्री है, इसमें एसिमेट्री है, इन दोनों में रेडियल है और इसमें रेडियल है। बाकी सब में कैसी है, बायलेटरल है। दैट इज प्लैटिहेल्मिन्थिस में, एस्ट्रेलमिन्थिस में, आर्थ्रोपोडा में, एनालिडा में, मोलस्का में और कॉर्डेटा में, सब में बायलेटरल सिमेट्री है। इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्री। इस सी स्क्वायर और इसमें ई में रेडियल है। और ये जो एचिनोडर्मेटा है ना, ई, इसमें भी हर स्टेज ऑफ लाइफ में रेडियल नहीं होती है। जब वो लार्वा होता है, लार्वल स्टेज पे होता है, तो उस केस में बायलेटरल होती है। जब अडल्ट हो जाता है तब वो रेडियल बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो नीडोब्लास्ट देख रहे हो ना, ये निडेरिया में देखने को मिलता है, निडेरिया में। आगे बढ़ते हैं। हाई हनी यील्ड एंड जेंटल बिहेवियर इन बीज फॉर कॉमर्शियल बी कीपिंग कैन बी अचीव्ड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। व्यावसायिक मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खियों में उच्च शहद उत्पादन और सौम्य व्यवहार निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। वो माध्यम क्या है, बताइए, वो क्या माध्यम है? ओके सर, आजकल पिक्चर्स वायरल हो जा रही हैं, आजकल पिक्चर्स, आप अपनी पिक हमको भेज दो, हम सेव रखेंगे, आई प्रॉमिस ही। अच्छा, उसमें तो मैंने लंबाडी फॉर्मूला लगा दिया क्या? अच्छा, इसमें लगा रहा हूँ, ओके लंबाडी मैडम, ओके तेज हो गया तुम लोग काफ़ी है। तो भैया देखो, ये लंबाडी मेथड है ना, ये तुम लोगों का है, हमको अपने मत मिलाना ये तुम लोगों को खुद का इजाद किया हुआ है। ठीक है लॉजिक से हम तो करते हैं। तो हाई हनी यील्ड एंड जेंटल बिहेवियर इन बीज फॉर कमर्शियल बी कीपिंग कैन बी अचीव थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। कैसे अचीव कर सकते हैं? हनी की यील्ड भी हाई हो और जो बीज का बिहेवियर हो
ठीक है, वो बी जेंटल हो, पगला ना जाए बीज, ठीक है। कुछ कुछ मधुमक्खी होती हैं एकदम पगला जाती हैं, पीछे पड़ जाती हैं, ठीक है, तो उस तरह का ना हो, थोड़ा सा सभ्य तरीके से रहें बीज, ठीक है। यूजिंग वाइल्ड बी स्पीशीज विद एग्रेसिव डिफेंस ट्रेट्स। भाई यहाँ जेंटल बिहेवियर की बात हो रही है, कहाँ एग्रेशन को ला रहे हो तुम। फ्रीक्वेंटली रीलोकेटिंग हाइव्स टू प्रिवेंट बीज फ्रॉम सेटलिंग, बार बार रीलोकेट करो। एक्सट्रीम टाइप नहीं लग रहा है ये थोड़ा सा, अब तुमको लग नहीं, हम तो एनी ऑल नेवर नन से एक्सट्रीम मानते हैं, तो मान सकते हो, बट फिर भी देखो तो फ्रीक्वेंट बार बार रीलोकेट करना इज काइंड ऑफ नॉट फिजिबल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अवॉइडिंग बी फार्म्स एंड रिलाइंग, मतलब बी फार्म्स को अवॉइड कर दो पूरी तरह से, एक्सट्रीम है। एंड रिलाइंग सोलली, सिर्फ एक ही चीज़ पर रिलाई करो, अगेन एक्सट्रीम है। और नेचुरल हनी कलेक्शन, पूरी तरह से बी फार्म्स का अवॉइड कर दो, पूरी तरह से कोई चीज़ नहीं करनी है, ध्यान रखना हमेशा। इंट्रोड्यूसिंग इटालियन बीज दैट कलेक्ट मोर हनी एंड रिमेन इन हाइव्स लॉन्गर। होलिस्टिक, सोफिस्टिकेटेड, अफर्मेटिव। लंबाडी which of the following correctly represents the chronological order of the human development during the gestation। तो निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था के दौरान मानव विकास के कालानुक्रमिक क्रम को सही ढंग से दर्शाता है, बताओ। Which of the following correctly represents the chronological order of the human development during gestation। तो हमें पता है कि पहले जाइगोट होता है, जाइगोट। देन वो पहले तो होता है क्या, मेल गैमीट होता है, दैट इज़ मेल सेक्स सेल, जैसे कि स्पर्म होगा, ठीक है। उसका मिलन होगा फीमेल गैमीट से, जो कि ओवम होता है, फीमेल गैमीट, ठीक। देन फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, देन होता है इसका इम्प्लांटेशन इन द यूटेरस, यूटेरस में इम्प्लांटेशन होता है, देन वो एम्ब्रियो बनता है, देन फीटस बनता है, ऑप्शन नंबर सी, ओके। एंड टेल मी, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है ह्यूमन बॉडी में, तो ये होता है एफ से फर्टिलाइजेशन, एफ से फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस में नहीं, ठीक है, मतलब दोनों का मिलन, ये जाइगोट कहाँ बनता है, तो फैलोपियन ट्यूब। Which of the following best describes the main purpose of developing GMO, that is genetically modified organisms। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन कृषि के आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों को विकसित करने के मुख्य उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मैनुअल वीडिंग एंड इरिगेशन ओनली, अच्छा स्पेसिफिक हो गया है, होलिस्टिक देखना है। टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ओके, सीम्स होलिस्टिक, ओके, अफर्मेटिव टाइप लग रहा है। टू एलिमिनेट द नीड फॉर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एंटायरली, पूरी तरीके से कभी कोई चीज़ नहीं करते हैं। टू ग्रो क्रॉप्स ओनली इन आर्टिफिशियल लैबोरेटरी, नो, ऑप्शन नंबर बी। 8th, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयरिंग बिटवीन अ प्लांट हार्मोन एंड इट्स प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, पादप हार्मोन और उसके प्राथमिक शारीरिक कार्य के बीच सही युग्मन की पहचान करें जल्दी से, आसान क्वेश्चन है। हार्मोन, प्लांट हार्मोन और उसके फंक्शन के बारे में क्वेश्चन है ये। वी ऑल नो कि ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्सीजन सी डॉर्मेंसी, ठीक है, वो नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, ये स्टेम सेल ग्रोथ में, मतलब जो स्टेम होती है, स्टेम जो होती है प्लांट की, उसको ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, यानी कि पेड़ को ग्रोथ में हेल्प करता है, उसकी हाइट बढ़ाने में। साइटोकिनिन क्या करता है, साइटो मतलब सेल, किनिन मतलब डिवीजन, तो ये करता है सेल डिवीजन करता है। इथाइलिन वाला सही है, फ्रूट राइपनिंग करता है। जिब्रेलिन क्या करता है, जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन करता है, फ्लावरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सीजन सेल ग्रो, मतलब ग्रो करने में, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। अच्छा, किसको हम प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं, विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, दिस इज एब्सिसिक एसिड, जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, मारता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कर्नाटक हैज़ हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन अमंग सदर्न स्टेट्स, अगर दक्षिणी राज्यों को अगर देखें तो उसमें से कर्नाटक की सबसे अधिक जनसंख्या है, पूरी तरीके से सही स्टेटमेंट है ये। कर्नाटक में जरा नेशनल पार्क्स का नाम बताओ कुछ, एंड कर्नाटक में कुछ गोल्ड माइंस का नाम बताओ।
A high number of juvenile elephant deaths in Karnataka due to elephant endotheliotropic herpes virus. ये भी सही है, दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. अब अगर मान लो अटेम्प्ट करना है आपने, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पहला वाला तो मैं मानता हूँ फैक्ट है, बट कोई डेटा नहीं, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं है, ठीक है. दूसरे का अगर देखो तो है तो ये भी फैक्ट ही, किस वजह से होता है, लेकिन आप खुद देखो कि कहीं पर इस तरह से लग रहा है आपको कुछ, मतलब एलिफेंट की बात हो रही है कि उसकी डेथ क्यों होती है और उसी के नाम का वायरस है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यार होता होगा एलिफेंट एंडोथीलियोट्रोपिक हर्पीज वायरस, एलिफेंट के नाम का ये वायरस है, ठीक है. जिराफ की डेथ तो कॉज करेगा नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है. तो यहाँ पर सही आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. ठीक है, मतलब बता रहा हूँ कि आपको अटेम्प्ट करना नहीं करना है तो आपकी मर्जी है, ठीक है. और आप समझो कि सारी किसकी वजह से डेथ होती है, अगर वो पढ़ने लग जाओ तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है. अगर आप ये सोचो कि इस तरह के क्वेश्चन को हम पढ़ के सही कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगली बार कोई नया क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है. वो ऐसा नहीं कि एलिफेंट से उसको प्यार है तो अब एलिफेंट से ही क्वेश्चन पूछेगा वो. गोल्ड की अगर बात करेंगे तो हुट्टी गोल्ड माइन है और कोलार गोल्ड फील्ड है, ठीक है. और कुद्रेमुख जो कि आयरन ओर के लिए काफ़ी फेमस है, कुद्रेमुख इन द शेप ऑफ हॉर्स, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी. और कर्नाटक में बांधवगढ़ है, नागरहोल है और बनरघट्टा है. इन द लैब ऑपरॉन मॉडल व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एलो लैक्टोस मॉलिक्यूल. अब बात ये आती है कि लैक ऑपरॉन होता क्या है. लैक ऑपरॉन ये एक जीन्स जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उसका एक गुच्छा होता है, क्लस्टर होता है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ई कोलाई हो गया. ये क्या करते हैं, जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है एनर्जी के लिए, क्योंकि एनर्जी ग्लूकोज से बनती है, तो फिर ये क्या करते हैं, ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. उससे एनर्जी को निकालते हैं लैक्टोज से. इट फंक्शंस एज एन इंड्यूसर बाइंडिंग टू द रिप्रेसर प्रोटीन एंड इनएक्टिवेटिंग इन. ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा. अगेन लंबा वाला ऑप्शन है, बट दिस वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. अब लंबा वाला छोटा वाला तो तुम लोग कर रहे हो, लेकिन भाई यहाँ पे ऐसे कोई एक्सट्रीम कीवर्ड या फिर इस तरह से ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा था यहाँ पे, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट. ये आप आराम से कर सकते हैं. जो भाई नॉलेज पे बेस्ड है उसको आपने छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है. मुझे इसका आइडिया नहीं है. ओके ओके चलो. तो मैं ये तो बेसिक से हमारी नॉलेज पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है. हमें पता है कि जो प्लांट टिश्यू जो टिश्यूज़ जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब हम प्लांट टिश्यूज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि दो तरह के होते हैं प्लांट टिश्यूज़, ठीक है. एक को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक और एक को हम बोलते हैं परमानेंट, ठीक है. मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़. मेरिस्टेमेटिक क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं. ये इनके सेल डिवाइड करते हैं, ठीक है. 3 तरह के होते हैं ये, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. परमानेंट की अगर बात करेंगे तो यही मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड करना बंद कर देते हैं तो वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डिफरेंशिएशन. हिंदी में विभेदन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन. इस प्रोसेस से मेरिस्टेमेटिक परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं. इनको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपल, complex. Simple are further divided into parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Complex is further divided into xylem and phloem. एपिकल का काम होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो टिप्स होती हैं ऑफ रूट्स एंड शूट्स वहाँ पर. इंटरकैलरी बीच में जो नोड्स होती हैं वहाँ पे. लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है और ये गर्थ ऑफ द स्टेम को बढ़ाता है, यानी उसके विड्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है. ये दोनों हाइट बढ़ाते हैं तो ये उनकी विड्थ बढ़ाता है, जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है. सिंपल परमानेंट में अगर बात करेंगे तो ये पैरेनकाइमा है, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है. ये कॉलेनकाइमा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है.
ये स्क्लेरेनकाइमा है, ये रिजिडिटी एंड टफनेस प्रोवाइड करता है। पैरेनकाइमा का ही पार्ट होता है एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। क्लोरेन खाना बनाता है, एरेन एरी स्पेसिस प्रोवाइड करता है जिससे कि प्लांट फ्लोट कर सके। जाइलम जल यानी वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, एंड फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम जो होता है ये वन वे होता है, फ्लोएम टू वे होता है। जाइलम में अगर हम बात करेंगे तो जाइलम पैरेनकाइमा को छोड़ के सारे डेड होते हैं। इसमें फ्लोएम में अगर बात करेंगे तो फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सारे लिविंग होते हैं। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खासियत क्या होती है, इसमें वैक्यूल नहीं होता है, दे लैक वैक्यूल। ठीक है, दे लैक वैक्यूल क्योंकि इनकी सेल को डिवाइड करना है तो वैक्यूल नहीं चाहिए इनको। ठीक है, ये जो खासियत लिखी हुई है परमानेंट टिश्यूज़ की है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड वॉल्स, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ये सही है आपका, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। लंबा ऑप्शन क्यों? Which specific environmental condition found in waterlogged soils of rice paddies and wetlands directly facilitates the significant microbial production of methane, a potent greenhouse gas? बताइए। लंबाडी, हाँ सर ये कमेंट में क्या लंबाडी लंबाडी चल रहा है, ये तो यार इन्हीं से पूछो, इन लोगों से जो कर रहे हैं। अब मैं तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं लंबाडी लंबाडी। भगवान, चलो तो विच स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन फाउंड इन वाटर लॉग्ड, तो ऐसी क्या कंडीशन होती है वाटर लॉग्ड सॉइल्स में, जैसे राइस फील्ड वगैरह में होती है जहाँ पूरा पानी भरा होता है, वेटलैंड हो गया है ना, आर्द्र भूमि हो गई, तो जो डायरेक्टली फैसिलिटेट करती है द सिग्निफिकेंट माइक्रोबियल प्रोडक्शन ऑफ मेथेन, जिसकी वजह से मेथेन प्रोड्यूस होती है काफ़ी ज़्यादा, जो कि एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है। तो फ्रीक्वेंट सॉइल टिलिंग होगी क्योंकि तो गैस रिलीज हो जाएगी, बनेगी नहीं। हाई लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, लो सॉइल टेम्परेचर, एनारोबिक कंडीशंस, दैट इज ऑक्सीजन डिप्लीटेड कंडीशन, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, तो एनारोबिक कंडीशंस में ही मेथेन थ्राइव करती है, इसीलिए जहरीली गैस निकलती है। जैसे मेथेन है जैसे पैडी फील्ड में तो बहुत एरिया है तो उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होती है, लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि कुएं में कोई कूदा है ना, जो बहुत टाइम से, एक सेकंड, ओके। तो एनारोबिक कंडीशंस में ये होता है। तो आपने सुना होगा कई बार कई लोगों की डेथ हो जाती है, जैसे कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं ना, जो सीवर वगैरह साफ़ करते हैं, तो वहाँ पर भी क्योंकि एनारोबिक कंडीशन होती है, ऑक्सीजन होती नहीं है, तो मेथेन गैस होती है ना, जहरीली गैस वही होती है। या फिर जैसे मैंने बताया है ना कि कुएं में कोई कूदा और कुएं में मतलब थोड़ा बहुत घास वास हटाई, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो गैस होती है, एनारोबिक कंडीशन फ्लरिश कर रही होती है वो। ठीक है, और अगर वो निकल आती है तो जहरीली गैस वो मेथेन ही होती है। और ये कहाँ में देखने को मिलेगी? तो जो जहाँ पर ये टर्माइट्स वगैरह रहते हैं वहाँ पर। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अच्छा ये बताओ कि जो वेटलैंड है, ठीक है, वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? व्हेन इज़ वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? 13th. विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ओव्यूल्स डेवलपिंग ऑन द इनर walls of the ovary or on peripheral part as seen in mustard and argemone? जैसे कि मस्टर्ड यानी कि सरसों और अर्जीमोन में देखा जाता है। किस प्रकार के प्लेसेंटेशन की विशेषता अंडाशय के आंतरिक दीवार पर परिधीय भाग पर विकसित होने वाले बीजाणुओं से होती है? पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेजल या फिर एक्साइल? इसका आंसर होगा पैराइटल, जो साइड वाला होता है उससे। अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक्सपीरियंसेस अ प्रोलॉन्ग ड्रॉट, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वहाँ पर बहुत एकदम सूखा पड़ गया है, तो कौन सी ट्रॉफिक लेवल वुड लाइकली एक्सपीरियंस द मोस्ट इमीडिएट एंड सेवियर इम्पैक्ट ऑन इट्स बायोमास? किसमें सबसे ज़्यादा तुरंत और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा बायोमास पे? बायोमास हम जानते हैं जो भी पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल
कोई भी, जैसे कि मान लो प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, उन सब का मास कैलकुलेट कर लो, इक्वल कर लो, सिग्मा कर दो, तो बायोमास कहलाता है पूरा। तो किसके बायोमास में सबसे ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर्स? तो प्रोड्यूसर, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर हैं वो प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे। प्रोड्यूसर कौन है? जो एकदम सबसे बेस ऑफ द ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे ऑटोट्रॉफ होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, जिन्होंने दो जो उन पे फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो उन पे फीड करते हैं सेकेंडरी, जो उन पे फीड करते हैं टर्शियरी, और ऊपर आते हैं सबसे क्वार्टरनरी कंज्यूमर। इस पर मैंने एनवायरमेंट इकोलॉजी पे एक अलग से लेक्चर डाल रखा है पहले, तो वो जाके आप देख सकते हैं, पूरा वहाँ पर सब कुछ बता रखा है एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें हैं। ओके, तो प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड क्वार्टरनरी कंज्यूमर। क्लियर है इतनी चीज़ सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है? ये पिरामिड डिक्रीज इन बायोमास, यानी ये पिरामिड इन बायोमास को ही दिखा रहा है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमने पता है कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास ये इन्वर्टेड हो सकते हैं, जैसे कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, अच्छा, DFC स्टैंड्स फॉर व्हाट? DFC स्टैंड्स फॉर व्हाट? अगला है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट G0 फेज ऑफ द साइकिल इज़ मोस्ट एक्यूरेट? तो जो G0 फेज होता है सेल साइकिल का, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो DFC स्टैंड्स फॉर डेट्रेटस फूड चेन। डेट्रेटस क्या होता है? जब ये प्रोड्यूसर हो, ये हो या फिर ये जब ये मर जाएंगे, ठीक है, डेथ हो जाएगी इनकी, तो ये क्या बन जाएंगे? डेट्रीवोरस हो बन जाएंगे। और इन पे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं जिनको हम डेट्रीवोरस बोलते हैं, ठीक है, ये डेट्रेटस बन जाएंगे और डेट्रीवोरस इन पे फीड करेंगे और यहाँ से डेट्रेटस फूड चेन स्टार्ट होती है। सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं, जहाँ पे सबसे पहले G0 या G0 फेज़ आता है, ठीक है, जहाँ पे सेल आपका, ठीक है, सेल प्रिपेयर कर रहा है सेल ग्रोथ के लिए। देन सेल ग्रोथ होती है G1 फेज़ में। देन DNA का रेप्लिकेशन होता है S फेज़ में। देन प्रिपरेशन होती है माइटोसिस के लिए G2 फेज़ में। एंड M फेज़ आता है जिसको कि हम माइटोसिस फेज़ बोलते हैं, सेल डिवीजन फेज़ बोलते हैं। अब माइटोसिस में, ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस भी डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये डिफरेंट, जिसको आप पी मैट करके याद कर सकते हो, ठीक है, पी मैट करके याद किया जा सकता है। पी मैट स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये माइटोसिस में होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे G0 फेज की, तो DNA सिंथेसिस तो होगा नहीं, वो तो S फेज में होता है। इट इज़ द फेज वेयर सेल डिवीजन इज इनिशिएटेड इन कैंसरियस सेल। कैंसर सेल की बात थोड़ी ना हो रही है, ठीक है। इट इज़ अ टेम्पररी क्विसेंट स्टेज वेयर सेल एग्जिस्ट द सेल साइकिल। सेल्स इन G0 एक्टिवली प्रिपेयर फॉर DNA रेप्लिकेशन। नो, ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 16th नंबर। इंडियाज फर्स्ट इनिशिएटिव टू ट्रैक फिशिंग कैट्स थ्रू रेडियो कॉलर्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिशिंग कैट्स आर प्राइमरली फाउंड इन कोस्टल वेटलैंड्स एंड मैनग्रोव्स, यानी कि जो फिशिंग कैट हैं मुख्य रूप से तटीय आर्द्रभूमि और मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती हैं। बताइए। और अच्छा ये भी बताइए कि जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ देखने को मिलेगी? तो दूसरे स्टेटमेंट को अगर मैं पकड़ूँ तो फिशिंग कैट्स आर प्राइमरली फाउंड इन कोस्टल वेटलैंड मैनग्रोव इकोसिस्टम। इसको मैं सही इसलिए मानूंगा क्योंकि ये फिशिंग कैट्स हैं जिनकी फिशिंग करी जा रही है। फिशिंग कहाँ होगी? पानी में होगी, ठीक है। तो कोस्टल वेटलैंड और मैनग्रोव इकोसिस्टम वही पानी में तो फ्लरिश करता है, तो दूसरा सही होगा। एंड क्योंकि ये इकोटोन वाला रीजन है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पर दो इकोसिस्टम का मिलन होता है, जैसे जो कोस्ट होते हैं, तो मैनग्रोव वगैरह कहाँ वो फ्लरिश करते हैं? कोस्टल वेटलैंड हो गया, मैनग्रोव, ये तो वही है ना, इकोटोन ही तो है जहाँ पे दो इकोसिस्टम का मिलन हो रहा है, और यहीं पे तो कैट्स वगैरह रहेंगी, और फिशिंग कैट्स खासकर, ठीक है। हाँ, और फिर पहला वाला स्टेटमेंट है कि इंडियाज फर्स्ट इनिशिएटिव टू ट्रैक फिशिंग कैट्स थ्रू रेडियो कॉलर्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है आपकी आंध्र प्रदेश में, और ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। ये थोड़ा बहुत करंट अफेयर से क्वेश्चन रिलेटेड है आपका। ऑप्शन नंबर ए बोथ आर करेक्ट, ठीक है। Which of the following best describes the goal of stem cell therapy in modern medicine? स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है? तो स्टेम सेल क्या होती हैं? तो जब जैसे फॉर एग्जांपल हम सब बने हैं, है ना, एग मिला होगा एंड स्पर्म मिला होगा, देन अभी हमने देखा एम्ब्रियो, फीटस, है ना, सब इस तरह से। तो जब हम एम्ब्रियो होते हैं, फीटस होते हैं, ठीक है, एकदम
बहुत ही, अब देखो ना, अब एग मिला, स्पर्म मिला और हम पूरा ह्यूमन बीइंग बन गए जिसमें कि हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बन गए। यार आप खुद सोचो कितना कितना फैसिनेटिंग है ये चीज़, है ना। स्पर्म मिला, एग मिला, एंड उससे हमारा हार्ट बन गया, किडनी बन गया, लिवर बन गया, ठीक है, हमारे हाथ पैर मुंह, ये सब सारी कितनी चीज़ें बन गई। क्यों बन गई? स्टेम सेल से बन गई। इसमें स्टेल सेल्स होती हैं जिनकी ये कैपेसिटी होती है कि वो खुद को किसी भी तरह की सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे बोन मैरो का काम होता है अंदर से स्टेम सेल्स को प्रोड्यूस करना। जब हमें इंजरी वगैरह होती है तो वो किसी भी तरह की सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। स्टेम सेल खुद को किसी भी तरह की सेल में कन्वर्ट कर सकता है, चाहे वो हार्ट की सेल हो, चाहे लिवर की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे हाथ पैर की हो। स्टेम सेल के पास ये कैपेसिटी होती है, ठीक है। टू प्रोवाइड जेनेटिक इम्यूनिटी, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, टू रिप्लेस और रीजनरेट डैमेज टिश्यूज और ऑर्गन्स। समझ में आ गई चीज़? बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है ये स्टेम सेल। और जब अगर आपको याद हो, अभी जो हाँ, कौन गया था स्पेस में, अभी बताओ कौन गया था अभी स्पेस में? शुक्ला जी गए थे, ठीक है। तो जब पीएम मोदी ने उनसे बात करी थी, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो जब पीएम मोदी ने उनसे बात करी थी स्पेस में, शुभांशु शुक्ला से, तो उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया था स्टेम सेल्स का, अगर आपको ध्यान हो। तो स्टेम सेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे फ्यूचर में। बिल्कुल, यहाँ पे भी लंबाड़ी मैडम, लंबा लग गया तुम लोगों का, ख़त्म हो गया बायोलॉजी का सेक्शन। अब यहाँ पर आते हैं दो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल हाउस होल्ड मेथड्स कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चॉक पाउडर इन अडल्टरेटेड व्हीट फ्लोर? जो आटा होता है उसमें मिलावट करी जाती है चॉक पाउडर की, तो क्या चीज़ उसको डिटेक्ट कर सकती है? मिक्सिंग विद विनेगर टू ऑब्जर्व फिजिंग रिएक्शन, एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन टू ऑब्जर्व कलर चेंज, हीटिंग ओवर फ्लेम टू डिटेक्ट ऑर्डर स्मेल, एंड सोकिंग इन अल्कोहल टू डिजॉल्व द चॉक। ना, आयोडीन की अगर हम बात करें, आयोडीन सोल्यूशन, तो आयोडीन का हम यूज़ करते हैं स्टार्च टेस्ट में। व्हाट इज स्टार्च टेस्ट? स्टार्च अगर किसी चीज़ में होता है तो क्या होता है, वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है आयोडीन, ब्लू ब्लैक में। तो वहाँ पर हम स्टार्च टेस्ट के लिए आयोडीन का यूज़ करते हैं जो उसको ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। हीटिंग और फ्लेम टू डिटेक्ट ऑर्डर, नो। सोकिंग इन अल्कोहल टू डिजॉल्व द चॉक, बिल्कुल नहीं। मिक्सिंग विद विनेगर टू ऑब्जर्व फिजिंग रिएक्शन, वाई? बिकॉज इट इज़ एन एसिड, ठीक है। और अगर आप इसको उसके साथ मिक्स करोगे तो चॉक क्या होता है, काइंड ऑफ आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो जब उसका रिएक्शन होता है तो वो फिजिंग थोड़ा सा फर्स्ट टाइप आती है, बबल्स टाइप निकलते हैं। मेटानिल येलो, अ नॉन परमिटेड डाई, इज ऑफन यूज टू अडल्टरेट टर्मरिक। हल्दी में मिलावट करने के लिए मेटानिल येलो का यूज़ किया जाता है, जो एक तरह की डाई होती है। तो कौन सा केमिकल टेस्ट करके इसकी हम प्रेजेंस को वो कर सकते हैं, ठीक? तो विनेगर, adding vinegar and looking for bubbles, alcohol and hydrochloric acid test yielding pink color, boiling in water and observing sediment, mixing with salt water and checking for layers। लंबाड़ी मैडम, लंबा, ठीक है। अब मुझे ये बात तो पक्का होता है, तुम में से जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं वो पंट तो लेंगे भाई लंबे ऑप्शन में इतना करने के बाद, लेकिन भाई इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। तुम लोग का सेल्फ मेड टेक्निक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब निकल रहा है से निकल रहा है, ठीक है। हमें लॉजिक के साथ करना है, ठीक है। एक्सट्रीम कीवर्ड और ये सारी चीज़ें वो सब देखना है, ठीक है। अल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट यील्डिंग पिंक कलर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ख़त्म हो गया केमिस्ट्री भी, आप समझ रहे हो। कोई पीरियोडिक टेबल नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, कोई मेटल नॉन मेटल नहीं, कोई एसिड बेस सॉल्ट नहीं ठीक है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आया केमिस्ट्री से। तो बस वही अडल्ट्रेशन से दो क्वेश्चन आ गए जिनको आप केमिस्ट्री का मान सकते हो, ठीक है। कुछ भी नहीं है। ये परमार क्विज में भी आया था सर। अच्छा, पहले कर हो चुका है क्विज ग्रुप में ये। अच्छा, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइंस इट्स लाउडनेस? ध्वनि का कौन सा गुण उसकी प्रबलता निर्धारित करता है? वेवलेंथ, पिच, एम्पलीट्यूड या फिर फ्रीक्वेंसी? तो सही आंसर क्या होगा? हमें पता है लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाई एम्पलीट्यूड, एंड जो पिच होती है साउंड की डिटरमाइंड बाई द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एम्पलीट्यूड ये होता है, ठीक है, ये चीज़ को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये चीज़ को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है जरा बताइए? वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। इसी को ही हम सेकंड इनवर्स बोल देते हैं, इसी, ठीक है। मतलब सेकंड इनवर्स भी होती है, हर्ट्ज भी होती है। एंड वेवलेंथ की होती है मीटर।
अगला है एंड दैट इज अ कंडक्टर रॉड मूविंग विद वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b if the length of the rod perpendicular to both v and b is l the induced emf across its ends is given by। तो ये आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये। तो E इक्वल्स टू बी वी एल हो जाएगा, ठीक है, बी वी एल, जहाँ पे B है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, L है लेंथ एंड V है क्या, वेलोसिटी। विच फोर्स गवर्न्स द मोशन ऑफ प्लैनेट स्टार्स एंड गैलेक्सीज, कौन सा बल है जो ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं की गति को नियंत्रित करता है, न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कौन सा फोर्स है? तो इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, जो इन सब के मोशन को गवर्न करता है। कौन सा? ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। व्हाट आर द स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इजेक्टेड बाय द सन इनटू स्पेस कॉल्ड, तो जो चार्ज पार्टिकल इजेक्ट होते हैं बाय द सन इनटू स्पेस आर कॉल्ड एज व्हाट? सनस्पॉट, सोलर विंड, सोलर फ्लेयर या फिर कोरोनल लूप्स। तो इनको हम सोलर विंड बोलते हैं। ठीक है, सन स्पॉट क्या होते हैं? सन स्पॉट वो स्पॉट होते हैं फोटोस्फियर में। फोटोस्फियर क्या होता है? विजिबल पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस होता है, ठीक है, जहाँ से कि सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं सन स्पॉट में। सोलर विंड जो होती हैं ये कोरोना जो आउटर पार्ट होता है सन का, वहाँ से इजेक्ट होती हैं सोलर विंड्स। ओके, सोलर फ्लेयर्स कहाँ से? सन स्पॉट से। सन स्पॉट क्या होता है? ऐसे काले काले धब्बे टाइप होते हैं सन में, जहाँ पर सन स्पॉट में टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी कम होता है, बाकी जो आसपास का इलाका है उससे काफ़ी कम टेम्परेचर कम होता है, तो ये थोड़ा सा काला टाइप लगता है, काले काले स्पॉट होते हैं। एट वॉट ओरिएंटेशन डज अ रोटेटिंग कोयल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट द मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है दैट इज इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉस थीटा। अब हमें पता है कि थीटा कितना हो तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। बताओ, थीटा कितना हो तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी? तो थीटा आपका होना चाहिए 0। तो कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। और मिनिमम कब होता है? मिनिमम बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होगी? कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम तब कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। सो व्हेन द कॉइल इज एट 45 डिग्री, नो। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज मैक्सिमम, व्हेन द कॉइल्स प्लेन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा तो ध्यान रखना मिनिमम होगा, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। 0 डिग्री का मतलब वही हो गया, पैरेलल। व्हेन द कॉइल्स प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Which of the following phenomena occurs when a wave passes through a narrow slit? याद करो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, याद है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्लास 11th-12th में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है, लाइट बेंड करती है, डिफ्रैक्शन होता है उसका। यहाँ पर कंडक्टर का टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पर मोबाइल चार्ज कैरियर्स लिखे हुए हैं, आपको मैच करना है। मेटल है, आयोनाइज्ड गैस है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो मेटल में क्या होता है? मेटल में मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ए का 3 हो गया, ठीक है, नहीं ये गया, ये गया, ठीक। देन अगर फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, और आयोनाइज्ड गैस होती है, आयोनाइज्ड गैस में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, दैट इज 2, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर ए। मान लेते हैं क्वेश्चन आपको नहीं आता, तब मैंने आपको कल आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर जैसे मान लो कि यहाँ पर होता, मान लेते हैं, क्योंकि ठीक है 4 ऑप्शन तो थे ही नहीं, तो क्या ही हो सकता था, एक तो रिपीट हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या कल बताया था, ए का 3 है, 2 है, 1 है, 3 है, मेजॉरिटी किसके साथ है? 3 के साथ, एलिमिनेट। बी का 2 है, सी का 1, मतलब अब मेरे पास 2 ऑप्शन है ना, ए है और डी है। ये मैं बता रहा हूँ तुक्का कैसे लगाते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए मतलब बी और सी को मैंने एलिमिनेट किया, बी का 2 है, बी का यहाँ पे 1 है, ठीक है, बी का 2 है, बी का 1 है। अब क्या होगा? 2 ऑप्शन बोल रहे हैं कि बी का 2 होगा, और 2 ही ऑप्शन बोल रहे हैं कि सी का 1 भी होगा, खत्म, ठीक है। बिना पढ़े भी इसको किया जा सकता था, ठीक है। और ये कोई ऐसा नहीं कि मैं अभी यहाँ पे बना दी है मैंने टेक्निक, जैसे मैंने बताई सब निट्टो में 2 साल पहले ही मैं बता चुका हूँ ये सब, ठीक है। 2 रेजिस्टर्स नेम्ड R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। If R1 is less than R2, what can be inferred about the current flowing through them given the same potential difference across them? रेजिस्टेंस ज़्यादा है दूसरे नंबर वाला पहले से। रेजिस्टेंस होता क्या है? जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके फ्लो को रेजिस्ट करने को रेजिस्टेंस बोलते हैं। प्रतिरोध यानी कि उनको चलने ना दें, चलने ना दें मतलब करंट उतना फ्लो नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स
R2 से कम करंट फ्लो होगा, सॉरी हाँ R2 से कम करंट फ्लो होगा देन R1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब क्योंकि ये आप देखो तो यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में जो सेम होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंट क्या होता है करंट। लेकिन अगर सीरीज में कनेक्टेड होता है, अगर ये बोल देता है सीरीज में कनेक्टेड है तो ध्यान रखना करंट सेम होता है उस केस में, करंट उस केस में सेम होता है अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है सीरीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स कैन बी अफेक्टेड बाय अ सोलर स्टॉर्म। तो सोलर स्टॉर्म निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सौर तूफान से प्रभावित हो सकती है? जीपीएस सिग्नल एक्यूरेसी, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स, सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स या फिर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोलर स्टॉर्म आएगा ना तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता इनमें, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हो ही रहा होगा इस तरह से। जैसे कि नहीं हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई, तो स्टेट में ऑल ऑफ द अबव मार्क करो, ठीक है। अब सोलर स्टॉर्म से क्या इफेक्ट होता होगा, मतलब तो ये मान लो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता होगा, पावर ट्रांसमिशन लाइन में अगर हो रहा है तो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हो रहा होगा, अनटिल अनलेस कि आपको लग रहा है नहीं ये तो बहुत ही एक्सट्रीम टाइप है, ठीक है। जीपीएस सिग्नल एक्यूरेसी, पावर ट्रांसमिशन लाइन, तो सब में ही इफेक्ट हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी। लंबा मैडम लंबा क्यों, इसमें बेटा मत लगा देना लंबा वाला भूल के भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पीरियड्स द स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू। ये भी आसानी से हो जाएगा ये वाला तो, क्योंकि ये सिंपल केपलर का नियम है। ये केपलर के हमने 3 नियम पढ़े हैं, केपलर्स लॉस। पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट कि भाई जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ एरिया, दैट मीन्स कि इक्वल टाइम पीरियड पे वो इक्वल एरिया स्वेप्ट करते हैं, जैसे आप है ना इस तरह से हमने पढ़ा है कि ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है, और सन यहाँ पे, तो ये ठीक है, अगर ये टाइम पीरियड जितने टाइम पीरियड में यहाँ से मूव किया उतना ही टाइम पीरियड में मान लेते हैं यहाँ से यहाँ मूव किया, तो ये जो एरिया होगा और ये जो एरिया होगा वो सेम होगा, ठीक है। एंड तीसरा इसको लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, एरिया। और तीसरा लॉ ऑफ टाइम पीरियड, विच स्टेट्स दैट की स्क्वायर ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। ये तो आसानी था, ये भी आसान है। विच ऑफ रदरफोर्ड्स, इसको तो केमिस्ट्री में रखना चाहिए, फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री का है। Which of Rutherford's experimental observation led him to conclude that the positive charge of an atom is concentrated in very small region? Rutherford की किस प्रयोगात्मक अवलोकन ने उन्हें यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है? बताओ, यहाँ पे लगाओ क्या लंबाड़ी वाला। रदरफोर्ड ने क्या किया था, डबली चार्ज्ड हीलियम एटम दैट इज अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया था एक गोल्ड बहुत ही 1000 एटम्स थिक, 1000 एटम्स थिक मतलब बहुत मोटी नहीं, बहुत पतली, बहुत ही थिन लेयर ऑफ गोल्ड में उसको स्ट्राइक करवाया। एंड व्हाट यू ऑब्जर्व्ड इज की मोस्ट ऑफ दी जो उन्होंने स्ट्राइक करवाया वो सब निकल गए, ठीक है, जो हीलियम एटम्स हैं वो निकल गए। कुछ जो हैं एक सर्टेन एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए एंड बहुत ही कम क्या हुए, बहुत ही कम रिबाउंड कर गए, वापस आ गए ऑलमोस्ट 180 डिग्री पे, बहुत ही कम रिबाउंड कर गए। यानी कि मोस्ट ऑफ देम पास्ट, ज़्यादातर निकल गया, कुछ डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल से स्मॉल एंगल से, एंड बहुत ही कम, ठीक है, पूरा वो 180 डिग्री में रिबाउंड कर गया। अब जो एक एटम होता है, एटम के अंदर बहुत ही छोटी स्पेस में ऑक्यूपाई करके रखते हैं, कौन रहते हैं, जो पूरा एटम का मास होता है वो रहता है, रिसाइड करता है, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, जिसको हम की कंबाइन करके न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन, जो किसके सेंटर पे बैठा हुआ है। अब कोई भी आएगा, मान लो यहाँ से क्या है ना, पास हो गया, सब पास हो गए, जो इसके यहाँ से किनारे से गया वो डिफ्लेक्ट हो गया, और जो इसके एकदम सिर पे गया वो एकदम जो है 180 डिग्री पे रिबाउंड हो गया। तो कैसे पता चला कि सेंटर पे है, बहुत ही छोटा रीजन लेके बैठा हुआ है पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो फिर बचा प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो सब पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, नहीं, ऑलमोस्ट बैकवर्ड। यहीं से पता चला ना कि सेंटर में बैठा हुआ है कुछ, तो जिससे कि एकदम भयंकर डिफ्लेक्शन हो रहा है, रिबाउंड मार रहा है वो, ठीक है, 30 का बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन करिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा ना लॉजिक यूज़ करना। और सोलर इक्लिप्स के बारे में दिया हुआ है, लूनर इक्लिप्स के बारे में दिया हुआ है। चलो, तो क्या होगा सही आंसर? द मून कास्ट्स अ शैडो ऑन अर्थ व्हेन इट कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन एंड द अर्थ। अब हमें पता है कि सोलर इक्लिप्स होता है क्या, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है यार, फिजिक्स का नहीं, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, कर लेते हैं इसको। तो सोलर इक्लिप्स क्या होता है? हमें पता है कि इक्लिप्स ग्रहण क्या होता है। ग्रहण होता है जब तीनों लाइन पे आ जाएं, सन मून और अर्थ। ये मान लेते हैं सन है, ठीक है, ये मून है और ये अर्थ है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सोलर इक्लिप्स। ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है, इसको क्या बोलेंगे? लूनर इक्लिप्स बोलेंगे। ये सोलर है, ये लूनर है, ठीक। इसमें क्या होता है? इसमें न्यू मून होता है, इसमें फुल मून होता है। मतलब ये पूर्णिमा है, ये अमावस है। सोलर इक्लिप्स, द मून कास्ट अ शैडो ऑन द अर्थ व्हेन इट कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, ट्रू। Lunar eclipse, during the new moon phase, the moon passes through the earth's shadow. During the new moon phase, ये न्यू मून फेज नहीं होता है लूनर इक्लिप्स, ये फुल मून फेज होता है, ठीक। Consider the following statements. Ramjets operate efficiently at hypersonic speeds. Dual mode ramjets can work in both subsonic and supersonic modes. Okay, ठीक है। ओके, ठीक है। तो सबसोनिक क्या होता है? सबसोनिक होता है मैक 1 से नीचे का स्पीड। मैक क्या होता है? क्यों मैक क्या होता है? सुपरसोनिक होता है मैक 1 से लेके 5 तक की स्पीड, और हाइपरसोनिक होता है मैक 5 से ऊपर की स्पीड, उसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक। मैक क्या होता है? मैक नंबर, तो मैक नंबर होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज मैक नंबर। रैमजेट्स ऑपरेट एफिशिएंटली एट हाइपरसोनिक स्पीड, यानी कि हाइपरसोनिक में एफिशिएंटली करते हैं। डुअल मोड रैमजेट्स कैन वर्क इन बोथ सबसोनिक एंड सुपरसोनिक। एक्चुअल में हाइपरसोनिक में नहीं, ये सुपरसोनिक में काम करते हैं। एंड ये वाला बिल्कुल सही है कि जो डुअल मोड वाले होते हैं वो सबसोनिक और सुपरसोनिक। ये रैमजेट मेनली एक तरह के, आप ये बोल लो कि रैमजेट एक तरह का इंजन किसी में लगा होता है, जो हमारे जो खासकर जो फाइटर प्लेन्स वगैरह हो गए उन सब में, ठीक है। तो आंसर हुआ यहाँ पर 2 ओनली, दैट इज ए ऑप्शन 2 ओनली। Why does a skilled cricketer move his hands backwards while catching a fast moving ball? सुपर इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं हमेशा न्यूटन के जब लॉज पढ़ाता हूँ तो आपको ये एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, यही वाला सेम एग्जाम्पल कि भाई जब एक स्किल्ड क्रिकेटर होता है, आपने देखा होगा, आपने भी क्रिकेट खेली होगी, तो आप हाथ को पीछे ले जाते हो जब कैच लेते हो, क्यों? सो दैट हाथ में चोट ना लगे। यहाँ पे तो न्यूटन का प्रिंसिपल पूछ ही नहीं रहा वो कि न्यूटन की किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो सिंपल ये पूछ रहा है कि क्यों ले जाता है पीछे वो। लंबाड़ी मैडम लंबा क्यों? टू रिड्यूस द फोर्स बाय इंक्रीजिंग द टाइम ओवर विच मोमेंटम चेंजेस, यानी कि मोमेंटम जीरो हो रहा है तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा मोमेंटम जीरो होने में, उतना ही कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला है, और ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है, ठीक है। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है, ध्यान रखना। ये जो एग्जाम्पल था, फर्स्ट लॉ पे क्या बेस्ड है कि अगर गाड़ी एकदम से रुक जाती है तो कोई आगे की तरफ लीन हो जाता है, गाड़ी एकदम से चलती है तो कोई पीछे की तरफ, गाड़ी साइड बेंड होती है तो लेफ्ट की मतलब राइट साइड बेंड होती है तो लेफ्ट की तरफ, राइट बेंड होती है मतलब लेफ्ट बेंड होती है तो राइट की तरफ, ठीक है। इसलिए रोड से बैंकिंग भी करी जाती है, खैर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ओके। हाँ, नहीं सिंपल यहाँ से देखो ना कि भाई अगर टाइम अगर आप बढ़ाओगे तो फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा मोमेंटम जब जीरो आप कर रहे हो, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसमें रोइंग ऑफ बोट हो गया, स्विमिंग हो गया, जो हमारा रॉकेट होता है, रिकॉइलिंग ऑफ गन होता है, वो सब उसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। An electric kettle is rated 2.2 kilowatt and 220 volt. If the cost of electricity is rupees 4 per unit, what is the cost of boiling water for 30 minutes? तो we all know कि जो एक यूनिट होती है
दैट इज़ जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, एक यूनिट, वो किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट आवर। यानी 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। ओके, ठीक है। किलोवाट ये रहा, आवर ये रहा, समझ आ रही बात? किलोवाट आवर से मेरे को मतलब है तो 2.2 किलोवाट का ये इलेक्ट्रिक केटल है, कितने घंटे यूज़ हो रहा है? 30 मिनट यूज़ हो रहा है। तो 30 मिनट में पूछ रहा है कि कितना बिल दे देगा, तो 30 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 यानी 1.1। एक यूनिट का मतलब 1.1, भाई 1.1 खर्च कर रहा है ना, 1.1 यूनिट, 1.1 बिजली यूनिट ये क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। और एक यूनिट का है 4 रुपये, तो 1.1 का हो जाएगा 4.4, मल्टीप्लाई कर दो 4 से। When focusing on a tree on an anti-clockwise merry-go-round, from which side does it appear and exist? किस साइड से वो अपीयर करेगा? मेरी गो राउंड क्या होता है पता है ना सभी को? जैसे वो जो पार्क वगैरह होते हैं उसमें इससे गोल गोल होता है ना, खड़े हो, और इसमें इस तरह से इस तरह के लगे होते हैं पकड़ने के लिए, देखा आपने? तो मेरी गो राउंड होता है वो। तो फ्रॉम विच साइड डज इट अपीयर एंड एग्जिस्ट? तो राइट टू लेफ्ट, ठीक है। व्हेन फोकसिंग ऑन ट्री ऑन क्लॉकवाइज, ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट वो अपीयर होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, थोड़ा सा इसको क्या फिजिक्स का बोले फिर जो भी है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, अब इसको अच्छे से पढ़िए, तीनों स्टेटमेंट को और आंसर दीजिए। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, बता देंगे लास्ट में, याद दिला देना बस, है ना, लेंस फॉर्मूला वाला। चलो, तो अ प्रेशर कुकर ऑपरेट्स बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड विच लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। प्रेशर कुकर कैसे वर्क करता है? प्रेशर कम करके। प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर कम होता है, खुद सोचो तुम, मान लेते हैं इतना भी नहीं सोच पाते। दूसरा पढ़ो, फूड कुक्स फास्टर इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज द हायर प्रेशर अलाउज वाटर टू बॉयल एट अ टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ बोल रहा है फूड प्रेशर कुकर के अंदर हाई प्रेशर होता है, यहाँ बोल रहा है प्रेशर कुकर के अंदर लो प्रेशर होता है। दोनों सेम टाइम पे तो सही नहीं हो सकते हैं, दोनों सेम टाइम पे तो सही नहीं हो सकते हैं ना, कि ऊपर वाला पहला वाला बोल रहा है कि लो प्रेशर और नीचे वाला बोल रहा है हाई प्रेशर होता है उसके अंदर। जितनी हमारी समझ है, प्रेशर कुकर को प्रेशर कुकर क्यों बोलते हैं? कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो पहला वाला तो सही नहीं होगा। सिंपल। सुपर हीटेड स्टीम विद इन द कुकर इंक्रीजेज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द फूड लीडिंग टू द फास्टर कुकिंग। हिंदी में ये क्वेश्चन रहा। 37 लास्ट के 10 क्वेश्चन में आ चुके हैं। व्हाट एविडेंस सपोर्ट्स द बिग बैंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन? ये भी आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, फिजिक्स से तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जो बिग बैंग थ्योरी है, जो जॉर्ज लेमाइटर ने दी थी, कब दी थी जरा बताइए, जिससे कि हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। और उसके एविडेंसेस क्या हैं? कि जो भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके बीच के जो डिस्टेंसेज हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो गैलेक्सीज़ हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है, दैट इज़ वो रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज कहलाता है, ठीक है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है अभी भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार लाइक द सन? तो जो कोई स्टार होता है, जैसे सन भी हमारा एक स्टार है, ठीक है, तो उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे वो क्रिएट होता है और किस तरह से वो फाइनली ख़त्म होता है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, वो एक नेबुला के तौर पे स्टार्ट होता है, ठीक है, वो एक दिन प्रोटो स्टार बनता है, ठीक है, प्रोटो स्टार बन सकता है, एवरेज स्टार बन सकता है, कुछ भी, ठीक है। देन उसके बाद तो एक सेकेंड, प्रोटो स्टार तो पहले होगा नहीं, ठीक है, रेड जायंट भी नहीं होगा, ठीक है। ए और डी तो नहीं होगा, देखो, ठीक है। पहले तो मेरे हिसाब से मेन सीक्वेंस होना चाहिए। मेन सीक्वेंस क्या होता है? मेन सीक्वेंस में क्या होता है कि बहुत भयंकर एनर्जी निकलती है बाहर की तरफ, ठीक है, जो इनवर्ड ग्रेविटी को बैलेंस करता है, ठीक है, जिससे कि स्टार स्टेबलाइज होता है। देन वो बनता है रेड जायंट, एंड देन आता है वो वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंड सन का जो जो स्टार का जो कलर है वो उसके टेम्परेचर को दिखाता है, ये चीज़ को ध्यान रखना। जो स्टार का कलर है वो उसके टेम्परेचर को सिग्निफाई करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। चलो, अच्छा, सुपरनोवा क्या होता है? पल्सर क्या होता है? व्हाट इज़ पल्सर? सर पल्सर और सुपरनोवा बताइए। तो पल्सर क्या होता है? सर वही जो हम लेके इधर उधर छपरीगिरी करते हैं, क्यों?
तो ये न्यूट्रॉन स्टार होता है। और सुपरनोवा क्या होता है, क्यों? तो जब स्टार का फ्यूल कैसे बनता है उसका पता है हमें, न्यूक्लियर फ्यूजन से। जब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो जो उसका कोर है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है, जिसकी वजह से एक एक्सप्लोजन होता है जिसको कि हम सुपरनोवा बोलते हैं। एक काइंड ऑफ एक्सप्लोजन होता है स्टार में। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and resistance R is cut into two equal halves. These two halves are then connected in parallel. Find the equivalent resistance of this parallel combination. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो रेजिस्टेंस R इसको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो R/2 एंड R/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दीज टू हाफ्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्टेड है, हमें पता है कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसा होता है। R1 है ये, R2 है ये, तो 1 जो R इक्विवेलेंट होगा तो 1/R1 रखेंगे तो ये 2/R प्लस सेम वो भी हो जाएगा। एलसीएम लेंगे R, वो पर 4 आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/4। ठीक, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहीं से निकल के आता है R इज इक्वल्स टू ρL/A, जहाँ पे रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है, विशिष्ट प्रतिरोधकता है ये, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, जिसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। बट ये जो रेजिस्टिविटी है ये लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, ये उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है, जिस मटेरियल से वो बना हुआ है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? सर कल करेंगे स्टैटिक, और कल नहीं परसों करेंगे, ठीक है, और यूपी ट्रिपल एस पी पेट वाला कल करेंगे, ठीक है। चलो, तो आंसर क्या होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा ये, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अच्छा, फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो सिंपल है फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट करता है। या फिर अगर हम देखें तो फ़ारेनहाइट अगर हमें डिग्री सेल्सियस में जाना है तो कैसे करना है, सिंपल, ठीक, जैसे इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 212 है, इसमें 32 घटा देंगे, 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 32 घटाने में, 190, ठीक है, इंटू 5/9। अब इसे मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करोगे तो आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है, इतना नहीं कर पाऊँगा मैं इतने रुपए में इतना ही मिल पाएगा, कितना आएगा, 100 आना चाहिए ना, एक सेकेंड, लगभग वही सही है ना, ओके 8 आएगा, सॉरी 180 आएगा, ठीक है, घटाने पे 180 आएगा, सिंपल, 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम अ हायर, ये भी आसान है यार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है। आपको याद होगा कि जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी होती है, अगर उससे वो घूम रहा है तो क्यों नहीं जब उसकी एनर्जी डिसिपेट होती है तो वो न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाता है, तो वो तो होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मैटर तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो फिर नील्स बोर निकल गया सामने और उन्होंने बोला कि भाई देखो रदरफोर्ड पूरी तरह से गलत नहीं है, बस वो इतनी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी नहीं होती है, इट इज़ द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर शेल और ऑर्बिट जिसमें वो घूम रहा है, जिसकी खुद की एनर्जी होती है। और जब इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना होता है तो उसको एनर्जी गेन करनी पड़ती है, और जब वो हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी को लूज़ कर देता है, सिंपल ये लॉजिक होता है उसमें, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अ हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है, तो एमिट होगी एनर्जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और क्या क्या शेल्स होती हैं, K, L, M, N, इस तरह से ऑर्बिट होती हैं, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में जितने आ सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला 2n² दिया गया था, 42। A heating element of a heater is made up of a material with high resistivity and high melting point. Which of the following material properties is most crucial for its function as heating element? कौन सी प्रॉपर्टी होगी? लिखा ही है कि हीटर को ऐसे हीटिंग एलिमेंट से बनाया जाता है जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, तो हाई रेजिस्टिविटी वाला चाहिए, सिंपल क्वेश्चन ही आंसर बता रहा है।
विच सोलर फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बेंसेज इन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? सनस्पॉट होता है, सोलर फ्लेयर्स होते हैं, क्रोमोस्फीयर हीटिंग होती है, या फिर फोटोस्फेरिक कूलिंग होती है। तो इट इज सोलर फ्लेयर, ठीक है, सोलर फ्लेयर, ऑप्शन नंबर बी। और अर्थ को उसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की किस लेयर से निकल के आती है, कोई बताएगा? अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है क्रस्ट मैंटल कोर में से कहाँ से निकल के आती है, बताओ जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग होती है, या विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कंजर्व्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के अंतर्गत गति करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कंजर्व्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट? सिर्फ लीनियर मोमेंटम तो नहीं होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो कंज्यूम नहीं होगी ना 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 ना, काइनेटिक एनर्जी आंसर होगा इसका एंगुलर मोमेंटम एंड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर हम देखें तो इन सब में चारों में से सबसे होलिस्टिक कौन सा है जो ज़्यादातर उसको कवर कर रहा है? मैकेनिकल में आपकी पोटेंशियल भी आ गई, काइनेटिक भी आ गई, और एंगुलर मोमेंटम भी साथ ही साथ आ गया, ठीक है। अच्छा, या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? आई थिंक आपको पता होगा, हाफ mv² होता है। इसका रिलेशन मोमेंटम से कैसे होता है ज़रा बताना। तो अगर हम मोमेंटम को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट आएगा? एंड पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर बॉडी की जो करंट स्टेट है उसके वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। काइनेटिक एनर्जी अगर बात करें किसी चीज़ के मोशन से जनरेट होती है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। एंड एक ये भी आप रिकॉल कर सकते हो कि जो एक फ्री फॉलिंग बॉडी होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होता है? तो जब वो एकदम टॉप पे होती है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, बीच में आधी काइनेटिक आधी पोटेंशियल, और जब से सबसे जो डाउनवर्ड पॉइंट होता है वहाँ पे मैक्सिमम ऑफ काइनेटिक होती है, 0 हो जाती है पोटेंशियल एकदम डाउन पॉइंट पे। एंड रिलेशन ये होता है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच का p²/2m, दैट इज अगर हम लीनियर मोमेंटम को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्वाड्रपल हो जाएगी, दैट इज 4 टाइम्स हो जाएगी। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आज का, दैट इज विच टाइप ऑफ गैलेक्सी हैज़ नो रेगुलर शेप एंड इज रिच इन गैस एंड डस्ट। ये भी ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है मानूंगा। किस प्रकार की आकाश गंगा का कोई अनियमित आकार नहीं है और वह गैस और धूल से समृद्ध है? इलिप्टिकल, लेंटिकुलर, इरेगुलर या फिर स्पाइरल गैलेक्सी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई रेगुलर शेप नहीं है, तो इरेगुलर गैलेक्सी होगी, कोई रेगुलर शेप नहीं है ना, ठीक है। एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज दिस, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ व्हाट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड करंट है तो उसके प्रिंसिपल को क्या डिटरमाइन करता है? इट कॉन्टिन्यूसली रिड्यूसेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। इट ऑलवेज एनहांसेस द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा वो करता है? नहीं। इट फ्लोज टू अपोज द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजिंग इट, ये सही आंसर होगा। जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है उसी को ही अपोज करता है, यानी कि जिस खाली में खाता है उसी में छेद करता है, तो इट फ्लोज टू अपोज द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजिंग इट, ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी लंबा वाला लग रहा है, क्यों? चलो, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन स्टील दैन इन एयर एट द सेम टेम्परेचर। ये तो आसान क्वेश्चन है आपका काफ़ी, ठीक है। एंड क्यों ट्रैवल करता है? हमें पता है कि जो साउंड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? जहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। एंड साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, देन होती है लिक्विड में, देन होती है गैस में। ये स्पीड का रेशियो होता है साउंड वेव की अगर बात करें, ठीक है। तो दे ट्रैवल फास्टर इन स्टील दैन इन एयर एट द सेम टेम्परेचर। बिल्कुल स्टील में, स्टील से भी ज़्यादा एल्यूमिनियम में स्पीड होती है, ठीक है। और इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं नीचे। The particles in solid like steel are more closely packed and experience stronger intermolecular forces compared to particle in gases। तो बिल्कुल सही, मतलब दोनों सही है और सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। साउंड की स्पीड अगर हम बात करें तो कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकंड होती है नॉर्मल एयर में, लेकिन अगर स्टील में बात करेंगे ना तो स्टील में बहुत ज़्यादा होती है। आप ये मान के चलो स्टील में लगभग 5900 मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होती है, पता है? एल्यूमिनियम और कॉपर में लगभग 6400 मीटर पर सेकेंड होती है एल्यूमिनियम और कॉपर में। तो स्टील से भी ज़्यादा एल्यूमिनियम और कॉपर में साउंड की स्पीड होती है, ओके। और यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। अगर हम देखें तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को भी हटा दें तो लगभग
43-44 क्वेश्चंस ही आए हैं साइंस से कुल मिला के, ठीक है। चलो, तो ये तो जीके लेवल 2 का क्वेश्चन है। कौन सा? यही वाला? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ गया है क्या? ये बढ़िया बात है। लेवल 2 में काफ़ी लोगों ने अभी सिलेक्शन पोस्ट में भी बोला कि कुछ क्वेश्चन हमें डायरेक्टली देखने को मिले वहाँ पे। सर आपकी ट्रिक से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनने लगे, थैंक्स, तो बढ़िया बात है। आयोडीन और टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या अंतर होता है? टिंचर ऑफ आयोडीन इज़ अ सोल्यूशन ऑफ व्हाट, जिसमें कि आयोडीन सोल्यूट होता है और अल्कोहल या फिर वाटर भी ले लेते हैं कभी कभी, उसमें सॉल्वेंट होता है, उसको एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। चलिए भाई, थैंक यू। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। एंड पूरी ई बुक आपको डाउनलोड करनी है रीजनिंग, इंग्लिश, जीके की, जो स्टेनो में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पूरा टॉपिक वाइज, तो वो आप परमार एकेडमी एप्लीकेशन से कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। संडे इज साइंस डे, ओके, यस, हाँ संडे, हाँ कल करेंगे, ठीक है। कल यूपी SSC पेट का होगा, यहाँ पर टॉप 100 जीके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।